देखो अभी का हेडिंग मेथड्स ऑफ नया हेडिंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन methods of integration for solving a differential equation। ठीक है, मेरी तरफ देखो। आज सवेरे मैंने आप लोगों को समझाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे पहले सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या था, याद करो, फंक्शन। उसको निकालने का तरीका क्या होता था, इंटीग्रेशन। सुबह हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा, ठीक है। सुबह हमने सीखा कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मेनली मतलब है फंक्शन। फिर फंक्शन निकलेगा कैसे, इंटीग्रेशन से। फंक्शन के अंदर में कुछ एक रूल रेगुलेशन था आर्बिट्री कांस्टेंट का। फिर मैंने आप लोगों को लिखा है कि आप लोग के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो आपके आंसर में सिर्फ और सिर्फ कितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, एग्जैक्टली एक। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ दिए तो सोल्यूशन कहलाएगा जनरल सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ रहा जिसके मदद से आप आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू खोज लिए, तो उसको कहेंगे हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। फिर मैंने बोला था कि क्वेश्चन दो टाइप का आएगा। एक आएगा कि फंक्शन भी दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है, बस वेरीफाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ मतलब कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सोल्यूशन आपको खुद खोजना है। क्लियर है। अब अपन चर्चा करेंगे कि कैसे सोल्यूशन खोजा जा सकता है। बोर्ड पर ध्यान से देखो, कुछ मेथड है आप लोग के सिलेबस में। सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वीएस मेथड। दूसरा मेथड है जिसका नाम है आरवीएस मेथड। तीसरा मेथड है HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और आखिरी मेथड है LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कहां पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं आता। ऐसा नहीं कि आपको बोले कि बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, या बाय यूजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सवाल देखना है और देख के खुद ही डिसाइड करना है कि इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा हो। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को। अब देखो मेथड डिसाइड करने के लिए मैं आपको हल्का सा बचपन में ले जाऊंगा। बचपन में एक चैप्टर होता था फैक्टराइजेशन चैप्टर, जिसमें हमको मालूम होता है कि ये कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या करेंगे उसको लेके 100% अश्योर्ड हम लोग नहीं रहते। बात आया समझ में। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे कि खूब सारा मेथड अवेलेबल है, हर मेथड का अपना अपना पहचान है कि ऐसा होने से ये मेथड लगना चाहिए, ऐसा होने से ये मेथड लगना चाहिए। और हमेशा मैं कहूंगा कि आप ये ऑर्डर ध्यान रखना। जब कभी भी आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो तो सबसे पहले आप सोचना वेरिएबल सेपरेबल लगाने का। मैं बताऊंगा कि वेरिएबल सेपरेबल कहाँ लगता है, कैसे लगता है। अगर वेरिएबल सेपरेबल का जो हॉलमार्क साइन है वो आपको दिखाई पड़ गया कि हाँ ऐसा होना चाहिए था वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से और हो रहा है, तो आप इजिली वेरिएबल सेपरेबल से प्रोसीड कीजिए। अगर मान लीजिए कि वेरिएबल सेपरेबल में जो होना चाहिए था वो बात वहां लागू नहीं हो रहा है, देन ट्राई टू थिंक अबाउट आरवीएस रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये भी नहीं लगा तब सोचो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी नहीं लगा तो लास्ट में तो पूरा दमखम लगा दो कि भाई कुछ ना कुछ करके एलडीई बनाएंगे उसको। अगर नहीं भी दिख रहा ना फिर भी जबरदस्ती बना दो उसको। बात आया समझ। क्योंकि इसके अलावा मेथड तो और बहुत सारा है, लेकिन आपके सिलेबस में और कोई मेथड नहीं। आपकी किताब में इसी चार से अगर सॉल्व होना है तो होगा। क्या यहाँ तक हर बात क्लियर है आप लोग। अब आगे सुनो, इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन में से सबसे पहले कोशिश कीजिएगा निकालने का वैल्यू डी वाई डी एक्स, कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है। इसी को देख के हर बात समझ में आएगा। कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स। और डी वाई डी एक्स को देख के फर्दर हम लोग कमेंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को। अब डी वाई डी एक्स से अगर आप लगाना चाहते हैं वेरिएबल सेपरेबल तो ध्यान से सुनना क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, पहले जस्टिफाई करेंगे कि ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। अगर मानो के साथ में फंक्शन नहीं मेंशन किया हुआ, देन ट्राई टू फाइंड डी वाई डी एक्स फ्रॉम दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। Look at the expression of dy dx and try to judge कि is this possible, f of y into dy is equal to f of x into dx। देखो dy dx इक्वल टू कुछ भी अटपटा सा एक्सप्रेशन रहेगा। इस एक्सप्रेशन के अंदर से यदि आप ये वाला कारनामा कर पाए कि मतलब सारा y कंटेनिंग टर्म एक तरफ और सारा x कंटेनिंग टर्म अगले तरफ, सारा y कंटेनिंग टर्म आप जहां पे रख रहे हैं वहां पे रखिएगा जानबूझ के dy, और जहां पे सारा x कंटेनिंग टर्म रख रहे हैं वहां जानबूझ के रखिएगा dx। अगर ऐसा कर पाते हैं आप, अगर ऐसा हो पाता है आपसे, तब हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ किससे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। नाम इसका वेरिएबल सेपरेबल इसलिए है क्योंकि ध्यान से गुरु हो कुछ नहीं रहा, हो यही रहा है कि वेरिएबल से सेपरेट हो रहा है। पहले सारा वेरिएबल इकट्ठा एक जगह रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जुड़ा हुआ,
बाद में अपन देखेंगे कि सारा y एक तरफ चला गया, सारा x एक तरफ चला गया। क्लियर है? मैं दोबारा से देखो शुरू से बताता हूं। सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब फंक्शन, फाइंड करने का तरीका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कितने टाइप का आएगा? क्या क्या? वेरिफिकेशन और सॉल्विंग। वेरिफिकेशन में इंटीग्रेशन का यूज होता है? नहीं। वेरिफिकेशन में किसका यूज होता है? डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन के नजरिए से जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा उसका ऑर्डर और डिग्री हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना होगा? ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो हमारे आंसर में कांस्टेंट कितना होना चाहिए? 1। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट को आर्बिट्री छोड़ देंगे तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? जनरल सोल्यूशन। और अगर कोई इनिशियल कंडीशन को यूज करके उस आर्बिट्री कांस्टेंट का मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया, जब वो क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे इंटीग्रेशन की मदद से अपन आंसर खोजेंगे। तो इंटीग्रेशन की मदद से आंसर खोजने के लिए ये 4 तरीका आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। पहला तरीका का नाम है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा का नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथे का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम सेट तरीका है। आपको जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए, आप सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से खोजो dy dx का वैल्यू। जो भी आपको dy dx का वैल्यू दिखाई पड़े उसमें सबसे पहले ट्राई करना वेरिएबल सेपरेबल लगाने का। लग गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वाला, लग गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वाला, और लग गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वाला। कभी भी ऐसा नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल सीधा इस पे कूद गए, हमेशा सिस्टमैटिकली जाना। और सबको टेस्ट करने में आपको हार्डली 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि सबका हॉलमार्क अंडरस्टैंडिंग है एक एक। बात आया समझ? ना आई एम ट्राइंग टू डिस्कस कि वेरिएबल सेपरेबल कब लगेगा, कहां लगेगा। अपन कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसको अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए जब मेरे को दिया जाएगा तो मैं सबसे पहले निकालूंगा dy dx का वैल्यू। ये कॉमन स्टेप है जो हर मेथड में यूज आएगा आपके, ठीक है। ये निकाल लेने के बाद में आप देखो, क्या आप सारा y कंटेनिंग टर्म एक साथ एक तरफ dy के साथ और सारा x कंटेनिंग टर्म एक साथ एक तरफ dx के साथ में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? अगर कर पाए तो अपन कहेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो गया और यहां पर लग जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कुछ नहीं है, सिंपली सारे y को dx के साथ चिपकाओ अगर हो सकता है तो, और सारे x को dx के साथ चिपकाओ। अगर ऐसा हो गया, इसके बाद में कुछ मत करो। देखो ये एक फंक्शन ऑफ y होगा विथ dy, इस पे इंटीग्रेशन मार दो। ये एक फंक्शन ऑफ x होगा विथ dx, इंटीग्रेशन कर पाओगे, इंटीग्रेशन सिंबल मार दो, इंटीग्रेट कर लो। कर कुरा के एंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ये जो मिलेगा यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? 100%। और अगर सपोज करो कि शुरू में ही dy dx इक्वल टू समथिंग मिला आपको, जहां पे आप ये नहीं कर पाओगे कि सारा y अलग सारा x अलग, क्वेश्चन आएगा तो देखोगे कि सेपरेट नहीं हो पा रहा। अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा मतलब एक ही है कि वहां वेरिएबल सेपरेबल लग ही नहीं सकता, तब अपन नेक्स्ट मेथड का सोचेंगे। क्लियर हुआ? वेरिएबल सेपरेबल कहीं पे भी अगर लगना है तो वो तभी संभव होगा जब सारा y कंटेनिंग टर्म एक तरफ, सारा x कंटेनिंग टर्म एक तरफ, जहां y का टर्म्स रहेगा वहां पे रहना चाहिए dy और जहां x का टर्म्स रहेगा वहां पे रहना चाहिए dx। क्या ये पूरा चीज क्लियर है आप लोग को? इसके अलावा भी देखो 2-4 और नियम है, 2-4 और रूल रेगुलेशन है जिसको अगर फॉलो करोगे तो बुक के पीछे से आपका आंसर मैच करेगा। वैसे तो क्या है कि y को dy के साथ, x को dx के साथ में ले आओ, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। बट बुक्स वगैरह के पीछे से जनरली क्या होता है कि अपना आंसर मैच नहीं करेगा। वो क्या करते हैं कि इस फंक्शन का बहुत ही भयंकर रूप से सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रेजेंट करते हैं। बात आया समझ? अब मैंने आपसे इस मेथड में कहा कि देखो आ जाओ, x और y को सेपरेट करना है अपने को। मैंने ये तो नहीं कहा कि y को हमेशा लेफ्ट में रखो या x को हमेशा राइट में रखो। आप x वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट में भी रख सकते हैं, y वाला एक्सप्रेशन राइट में भी रख सकते हैं। फिर मान लो कि इनको सेपरेट करते टाइम अगर कोई माइनस साइन वगैरह एक्स्ट्रा आता है, उसको अपन लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। बट बुक्स वाले लोग क्या है कि कन्वेंशनली कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जब कभी भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, दे ऑलवेज ट्राई टू कीप द एक्सप्रेशन ऑफ y इन लेफ्ट, कीप द एक्सप्रेशन ऑफ x ऑन राइट। अलॉन्ग विथ दैट अगर कोई एक्स्ट्रा माइनस साइन जनरेट हो रहा है जो बाहर ऐसे घूम रहा था, उसको वो लोग जनरली हमेशा राइट में लेके सॉल्व करते हैं। बात आया समझ? और उससे क्या होता है कि उनके आंसर का एक फॉर्मेट आता है। मतलब क्या है कि आप अगर इन सब रूल्स को फॉलो नहीं भी करते हो तो भी आपके आंसर तो आएगा। और वो क्या है कि उनके आंसर की इक्विवेलेंट होगा, लेकिन चेहरा एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। आप उनके में देखोगे कि +2 आ रहा है, आपके में -2 आ रहा है। उनके में 2 मल्टीप्लाइड है, आपके में 2 डिवाइडेड है। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने एकदम एग्जैक्ट ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया। लेकिन कोशिश करना कि ट्रेडिशंस को फॉलो करो। ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3-4 बातें बस उनका ख्याल रखना है। Whenever you do the integration by the help of variable separable method, you should follow first thing, keep the expression of y on left. Try to keep the expression of x on right. If you have any extra minus sign, keep it on right. समझ में आया यहाँ तक? इसके अलावा सबसे धुआंधार बात क्या होता है देखो
कि जब इंटीग्रेशन कर दिए आप, करने के बाद में क्या कि आपके जो आंसर्स आया, आंसर में आपको मिला log समथिंग ऑफ y इज इक्वल टू मान लो कि log समथिंग ऑफ x। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि ये कांस्टेंट आता है, और अपने क्या है कि सिंस अपन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आंसर में कितना कांस्टेंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो नियम से अपन क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा x के साथ कांस्टेंट जोड़ेंगे। अब जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई इंटीग्रेशन हो गया 1 + c कर दूं, लेकिन बुक वाले लोग यहाँ पे भी फालतू में कर देते हैं। अब सोचो एक चीज, यदि c एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो log c भी तो एक कांस्टेंट ही है। बात आ रहा है समझ, हमको तो एक कांस्टेंट जोड़ना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम पे, चाहे मैं c जोड़ूं, चाहे log c जोड़ूं, चाहे e पावर c जोड़ूं, चाहे tan इनवर्स c जोड़ूं, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ही जोड़ रहा हूं। अब होता क्या है कि जो बच्चा सिर्फ log c जोड़ेगा उसके क्या कि आंसर बहुत ज्यादा लेवल तक सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे log का एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे भी log का एक्सप्रेशन आया है, और आप भी log c देते हो, तो क्या होगा कि सारा का सारा log वाला एक्सप्रेशन आपस में कंबाइन हुआ कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड रिजल्ट निकल के आएगा। बात आया समझ, और बुक के पीछे वो सिंप्लीफाइड रिजल्ट दिया हुआ रहता है। तो जो रूल्स आपको फॉलो करना है, मैं एक और बार रिकॉल करा देता हूँ, ये चीज का ख्याल रखना। y को किधर रखोगे, लेफ्ट में, x को किधर रखोगे, राइट में। जनरली c ही जोड़ेंगे, लेकिन अगर आप देखते हैं कि गांव में सबके पास में log है तो आप अपने c को भी log दे दीजिए ताकि वो एक ही रंग में रंग जाए। अगर सबके पास में tan इनवर्स है तो आप अपने c को भी tan इनवर्स दे दीजिए। अगर सबके पास में e पावर समथिंग है, आप अपने c को भी e पावर समथिंग दे दीजिए। मतलब कांस्टेंट डायरेक्टली c ना लिख के हम हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन लिखेंगे उसका, और उसका पर्पस एक ही है, पर्पस ये है कि सिंप्लीफाइड आंसर आए। बात आया समझ। और आगे एक बात और सुनो, अब ये जो काम आपको करना है ये सिर्फ और सिर्फ जनरल सोल्यूशन के टाइम। बात आया समझ। जब कभी भी आपको जनरल सोल्यूशन चाहिए, जब भी ये सब अपन सेटिंग वेटिंग करते रहेंगे कि हाँ आंसर सुंदर आना चाहिए अपना। लेकिन अगर कभी भी अपन पर्टिकुलर सोल्यूशन के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, वहां पे आप बस सी लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे तो क्या है कि अल्टीमेटली वैल्यू ही आएगा, तो वहां इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। क्या यहां तक हर चीज क्लियर हुआ? लिखना स्टार्ट करो, लिखो। फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, for solving a differential equation by the help of integration, we have the following four methods, नीचे लिखो। नंबर 1 VS, फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है, बस लिखते जाओ VS। नंबर 2 RVS। नंबर 3 HDE। नंबर 4 LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे लिखो फॉर VS, अंडरलाइन करो। इसके नीचे लिखो फॉर सॉल्विंग बाय VS मेथड, फर्स्ट find dy dx is equal to, ये गोला कर दो ऐसा, and then try to create f of y, इंटीग्रेशन का सिंबल मत मारना, f of y dy is equal to f of x dx if possible, and if it is created, if possible, full stop, and if it is created, then apply integration on both sides, the function obtained by doing this will be called solution of the DE, slash primitive of the DE, slash solution curve of the DE,
फुल स्टॉप। अब बोर्ड की तरफ देखो, हमेशा जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा सबसे पहले अपने यही ट्राई करेंगे। इनफैक्ट हर मेथड में पहले ये निकालेंगे, अगर ये वाला चीज हो पाया तो इस मेथड से हो जाएगा, नहीं हो पाया तो नेक्स्ट मेथड के बारे में सोचना है आप लोग। ठीक है, यहां तक पूरा चीज। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ डी, प्रिमिटिव ऑफ डी, या फिर सोल्यूशन कर्व ऑफ डी। ये इतना सारा नाम है इसका। चलो, और जो रूल रेगुलेशन मैंने बताया तो वो क्या है कि अपन याद रखेंगे। बोलो। अरे वो बात नहीं, लेकिन log c के बाहर नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही सकता है। हमको तो आउटकम से मतलब है, बात समझ रहे हो। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि प्लस c जो आप लिख रहे हो, c का कोई ना कोई वैल्यू होगा। अब c के उस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए ब्रह्मांड में निश्चित कोई ना कोई ऐसा c1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आप इसको log c1 बोल पाओ। आपको 2 चाहिए मान लो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ 100 टू द बेस 10, log ऑफ 25 टू द बेस 5। तो यहाँ जो भी नंबर निकल के आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप उसको log के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये वाला c और ये वाला c सेम नहीं रहेगा, लेकिन इसको log के टर्म्स में लिखा जा सकता है। बात आया समझ? तो कॉन्स्टेंट को डायरेक्टली ना लिख के हम मन में ऐसा सोचते हैं कि उसको log के टर्म्स में लिख रहे हैं, और सो दैट कि मतलब जो फंक्शन है वो और सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, लिखो। अब क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। Solve the following differential equation. Number one, dy dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square. 1 plus x square into 1 plus y square. देखो, जिस सिस्टम से मैं सोचने के लिए कहूं बस उसी सिस्टम से सोचना। पहले इसमें देखो, आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया है कि वेरीफाई करने के लिए दिया है? सॉल्व करने के लिए दिया है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है कि नहीं है वो सोचो। अच्छा, उसके बाद आपको खोजना क्या चाहिए सबसे पहले, dy dx, वो आपको इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है। अब आप सोचो कि क्या इससे आप x और y को अलग अलग कर पाओगे, कंप्लीटली आराम से कर पाओगे। क्या हो जाएगा x और y को अगर मैं अलग अलग करूं तो? सब लोग बोलो, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, यहाँ पे हो जाएगा dx। हो गया सेपरेट। सिंस ये सेपरेट हो पाया इसीलिए इस पे क्या लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल। अब जब सेपरेट कर लिया, यहां से कर लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ध्यान से सुनते जाना क्या होगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ रहा है? यहां सोचो ये कौन सा इंटीग्रेशन बना, tan इनवर्स y/1। 1/1 भी बाहर आता है, खैर tan इनवर्स y लिखने से भी हो जाएगा, ना नाटक क्या तो करें। tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू 1 का आंसर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब देखो आपके आंसर में 3 टर्म आया है और तीनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे c को सजा के फायदा नहीं, यहाँ पे प्लस c लिख के छोड़ दो, क्योंकि अगर कुछ सजा भी लिए तो भी सिंप्लीफिकेशन तो होने से रहा, इसीलिए यहाँ के आंसर में सिर्फ प्लस c लगाएंगे। क्लियर है? 4 उंगली गैप छोड़, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। नंबर 2 में लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बंद इंटू 1 प्लस वाई ब्रैकेट में बंद इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। सिस्टमैटिकली सोचो, वेरिफिकेशन के सोल्यूशन। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डिग्री ये क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ये क्रॉस कर रहा है? नहीं, dy है dx है तो फर्स्ट ऑर्डर ही और फर्स्ट डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने लगाना चाहते हैं कोई एक मेथड, ऐसा नहीं कि वेरिएबल सेपरेबल ही लगाना है हम लोग को। कोई भी मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हमको किसका वैल्यू देखना चाहिए, किसका बताओ, dy dx का। अब dy dx का वैल्यू देखने का मतलब है कि dy को रखो लेफ्ट में और dx को एक बार ले जाओ कहाँ पे, राइट में। सोचो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई dy is equal to minus of 1 plus y square into 1 plus x dx। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ क्लियर है पूरा का पूरा? अब यहां से देखो dy dx निकाले नहीं निकाले, साफ दिखाई दे रहा है हमको कि x और y सेपरेट हो पाएगा, तो बेकार का dy dx निकाल के एक स्टेप और क्यों बढ़ाएं। सोचो क्या करें, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। माइनस को इस साइड लाऊं कि नहीं लाऊं? नहीं लाना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे साथ में रहेगा dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा dx।
समझ में आया? कंप्लीटली वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब क्या करें बताओ? IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सोचो क्या होगा, इंटीग्रेशन लिख देते हैं एक बार, 1/1 + y², डायरेक्टली तो होने वाला नहीं है कुछ, dy, एक बार रुक जाओ, प्लस इंटीग्रेशन y/1 + y² dy इज इक्वल टू, नेगेटिव को बाहर छोड़ दो, डब्बे के अंदर में इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, और बताओ प्लस x/1 + x² dx। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब सुनो, इसका आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसके में मैं सोच रहा हूं कि हाफ और 2 का बैलेंसिंग कर लूं, ये भी डायरेक्टली, और यहाँ पे हाफ 2 का बैलेंसिंग चाहिए। अच्छा अब सुनो, यहां से tan इनवर्स y, सही कह रहे हैं, इसमें क्या होगा कि अगर बाहर में हाफ दे दूं तो ऊपर 2 आ जाएगा, फिर log mod डिनोमिनेटर, फॉर्मेट यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन f'(x/fx), उसका आंसर डायरेक्टली अपन क्या जानते थे, वेरी गुड, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, सोचो, tan इनवर्स x प्लस हाफ log mod 1 + x²। क्लियर है? अब रुको, हाँ प्लस सी का टाइम आया है। अब मैं सोच रहा हूं कि प्लस सी लगाऊं कि मॉडिफाई करके लगाऊं। इस बार गांव में क्या कि देखो ट्रेंड चल रहा है, कुछ आदमी के पास में tan इनवर्स है और कुछ आदमी के पास में हाफ log है। सोचो कि tan इनवर्स सी भी लिख सकते हो और log सी भी लिख सकते हो, किसमें मर्जिंग ज्यादा इजी होगा? लॉग में होगा, क्योंकि लॉग में सीधा प्रोडक्ट ये डिवीजन में चला जाएगा। tan इनवर्स में मर्जिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं अपने कांस्टेंट को लॉग का कपड़ा पहनाऊंगा। और खास बात सोचो, यहाँ पे क्या कि यदि मैं इस ब्रैकेट को खुला सोचूं तो वो भी नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, जितने व्यक्ति के पास में लॉग है सबके पास में बाहर एक हाफ भी है। सही कह रहा हूं? तो मैं क्या करूंगा, अपने सी को जानबूझ के लिखूंगा, प्लस भी लिख सकता हूं, माइनस भी लिख सकता हूं। माइनस में फायदा दिख रहा है हमको ज्यादा, मतलब एक साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो -½ log c। अब कोई अगर पूछे ना कि ये क्यों लगाया, क्या ये जरूरी था? जरूरी बिल्कुल नहीं था, लगाया है इसलिए ताकि फंक्शन सिंप्लीफाई हो, सिर्फ सी छोड़ता कुछ नहीं हो पाता। बात आया समझ? लेकिन ½ log c देने पे देखो अब क्या क्या हो जाएगा, बस सोचो अच्छे से। सबसे पहले सारा tan इनवर्स इस साइड ले आओ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, सोचो, -½ पूरा कॉमन ही ले लो, log ऑफ, क्या डायरेक्टली कहें, 1 + y² इंटू 1 + x² इंटू c। देखो तो सही बोला कि गलत बोला? सही बोला एकदम, हो गया सारा का सारा मर्ज। अब ये 2 को फेंक दो इस साइड, इस साइड ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि इनवर्स का एक फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स x + y/1 - xy इंटू एक 2 उधर से आ जाएगा भागा भागा, ठीक है। और साथ में सोचो, ये जो -1 है ये मैं सोच रहा हूं कि उछाल के इन लोग के माथे पे लगा दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ध्यान से सुनना एकदम, log mod 1 + y² इंटू 1 + x² इंटू c, पूरे के माथे पे -1 मॉडुलस 1। देखो सही है क्या? क्लियर है यहां तक? log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, e है, भेजो इस साइड, e⁻² tan इनवर्स x + y/1 - xy इज इक्वल टू 1/1 + y² इंटू 1 + x² इंटू c। ये है फाइनल आंसर, देख लो अच्छे से। अब इसी में यदि आप ये ½ log c वाला नौटंकी नहीं करते तो आपका आंसर यहीं आके रुक जाता, फर्दर सिंप्लीफाई आप इसको कर ही नहीं पाते इतना हद तक एटलीस्ट। बात आया समझ? कॉपी करो फटाफट। हो गया, लिखो नेक्स्ट, लिखो y - x dy dx इज इक्वल टू a ब्रैकेट y² प्लस dy dx। सब लोग कुछ देर के लिए हाथ से पेन छोड़ दो, बोर्ड पर देखो अच्छे से, इसको देखो, देख के कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है आप लोग कि वेरिएबल सेपरेबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले क्या खोजना चाहिए अपने को, dy dx। प्लीज ध्यान से बोर्ड पर देखो, एक्सप्लेनेशन दोहराना ना पड़े। y -
एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई डी एक्स। मतलब मुझे मालूम नहीं कि मेथड कौन सा लगेगा, मैं बस डी वाई डी एक्स खोजना चाहता हूँ। एक बार डी वाई डी एक्स का मुंह देख लूँ फिर समझ में आ जाएगा। इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, आप डी वाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ करो, इसको वहां और इसको यहाँ, ये हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स बोल सकता हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना उलट के लिख लो इसको इस साइड लिख लो। ये हो जाएगा एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। सही कह रहे हैं। अब इसको देख के सोचो, वेरिएबल सेपरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आराम से हो पाएगा। सारा y एक तरफ और सारा x एक तरफ, ये हो जाएगा 1/y माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस ए डी एक्स। कुछ गलती तो नहीं हो रहा। अब देखो, जब ये सेपरेट हो ही गया मतलब वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा इस पे। इसके आगे क्या करें बताओ? IBS इंटीग्रेशन करना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के लिए प्लीज ध्यान से देखना यहाँ बोर्ड पर, दिस इम्प्लाइज पहला वाला होगा, मैं चाहता हूं कि मैं तोड़ के लिखूं इसको, y इंटू, सोचो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए वाई यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स। आप यहाँ पे अगर चाहो तो 1/क्वाड्रेटिक का घटिया खेल भी खेल सकते हो, लेकिन अपन देख रहे हैं कि हाँ यार लीनियर इंटू लीनियर में एक्सप्रेस हो गया, मतलब कुछ ना कुछ सम या डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लेंगे। अब ये ऐसा हो जाएगा स्टार बात, 1/क्वाड्रेटिक को अवॉइड करने के लिए अपन यहाँ कर सकते हैं इंटीग्रेशन। सोचो ऊपर क्या लिखना पॉसिबल है, 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई जानबूझ के, सो दैट कि ए वाई से ए वाई कट जाए। और इस सिचुएशन में सेपरेट करके बहुत बेनिफिट होगा हम लोग को, y इंटू 1 माइनस ए वाई, और यहाँ पे हो गया डी वाई। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखो मत एक बार, नहीं तो फिर कॉन्स्टेंट लगाना होगा, तो 1/x प्लस ए डी एक्स पे छोड़ दो इसको। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ से ना बंटवारा करो, सोचो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/y डी वाई एक सिचुएशन, और वहाँ से प्लस इंटीग्रेशन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए वाई डी वाई दूसरा सिचुएशन, इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स। देखो यहाँ तक हर चीज समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड y, बात खत्म। इसका आंसर प्लस ए लॉग मॉड 1 माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई माइनस ए, वी लव लीनियर। दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस ए। अब आप देखो सारे टर्म में कोई सिमिलैरिटी है क्या? सब में लॉग लॉग है, तो हमको कांस्टेंट ना देके क्या देना चाहिए, प्लस जानबूझ के लॉग सी देना चाहिए। बिल्कुल सही। अब देखो इससे क्या होगा, a से a यहाँ कैंसिल हो गया, ये माइनस उछल के कहाँ आ जाएगा, प्लस के पोजीशन पे। दिस इम्प्लाइज, सोचो क्या हो जाएगा, लॉगरिदम ऑफ y माइनस ये वाला है ना, तो क्या लिख सकते हो, y/1 माइनस ए वाई। सही कह रहे हैं। उस तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि मर्ज हो जाएगा, x प्लस ए ब्रैकेट में इंटू सी हो जाएगा। अब दोनों साइड लॉग से लॉग गया, क्या आएगा सोचो, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, y इज इक्वल टू क्या होगा सोचो, 1 माइनस ए वाई इंटू एक्स प्लस ए इंटू सी। ये है फाइनल आंसर। क्लियर है? और हर क्वेश्चन में सुनो, वैसे तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं कि कहाँ जाके आंसर छोड़ोगे, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, एक स्टेप पीछे भी छोड़ सकते हो, और टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स देगा। वैसे जहाँ तक आपसे हो सके आप करो सिंप्लीफाई। आंसर हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा है। अब कुछ बुक्स में यही आंसर आपको ऐसे फॉर्म में भी मिल सकता है कि जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू ई पावर -2 tan इनवर्स सेम टू सेम एक्सप्रेशन x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कुछ नहीं हुआ, वो चीज़ नीचे, ये चीज़ ऊपर चला गया। बात आया समझ में? तो दोनों आंसर ठीक है, टीचर इतना देखेगा कि हाँ सेम टू सेम आया कि नहीं आया, हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके वो देखेगा। लेकिन मेनली हर क्वेश्चन में अपना जनरली एम ये होता है, जैसे आप सोचो कि फंक्शन का जो जनरल नोटेशन होता है वो कैसा होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ एक बड़ा सा दिया हुआ रहता है हम लोग को। तो हर क्वेश्चन में कोशिश ये करना कि अगर y इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो, इससे अच्छा, इससे सुंदर आंसर नहीं हो सकता, और यही बेस्ट आंसर है। लेकिन बहुत जगह क्या है कि ऐसे एक्सप्लिसिटली y को अलग करके पूरा एक्सप्रेस करना कोई एक टर्म्स में इतना पॉसिबल भी नहीं होता। अब जैसे उस क्वेश्चन में अगर y को एक्सप्रेस करने जाओगे आप तो बैंड बच जाएगा, जिसके पहले वाला क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा कर पाओ, लेकिन जहां कहीं भी कर पाओगे यही बेस्ट फॉर्मेट ऑफ आंसर है, y इक्वल टू समथिंग, क्योंकि अपन फंक्शन ही खोज रहे हैं मेनली। बात आया समझ? कॉपी कर लो इसको फटाफट, लिखो अगला क्वेश्चन। log
डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। लॉग डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सोचो कैसे स्टार्ट करोगे, डी वाई डी एक्स खोज के क्या होगा, सोचो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। सोचो सेपरेबल है ये? नहीं, अब है, क्या हो जाएगा, 1 बाई ई पावर बी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डी एक्स। सही कह रहे हैं, इसको ऊपर उछाल दो, क्या हो जाएगा ये, ई पावर माइनस बी वाई, आगे बोलो, डी वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डी एक्स। और कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन करो यहाँ से, IBS क्या आएगा, सोचो, ई पावर माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई माइनस बी, व्हीलर लीनियर इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स बाई ए प्लस, अब सोचो क्या करें, ई पावर सी। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये सी को मॉडिफाई करते हैं हम लोग, वो ऐसा तो है नहीं कि हमको बहुत फैंसी फैंसी सी अच्छा लगता है इसलिए सी लगा देते हैं, उसके पीछे का मोटिव क्या होता है कि सिंप्लीफाई हो। ई पावर सी यदि लगाते हो तो क्या कोई मर्जिंग होगा, नहीं होगा, तो फिर क्यों लगाएंगे। लॉजिक समझ में आया आप लोग को? ऐसा नहीं कि बस ई है तो अपन भी, मतलब क्या है कि जो लगाओगे आप उससे एक खास बात होना चाहिए कि फंक्शन मस्ट बिकम सिंपलर, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा, तो यहाँ प्लस सी देने से भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे सुनो, चीज़ सबको एक साइड ही ले आओ, ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स बाई ए प्लस ई पावर माइनस बी वाई बाई बी प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम खेल लो, या खतरनाक रूप से खेलेंगे, ऐसा खेलें ई पावर बी वाई, क्यों नहीं खेलें, आराम से खेल सकते हैं, खेलो खेलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा हो जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, समझ में आया, प्लस कहाँ पे भी, अच्छा हाँ बगल में बी भी है, बिल्कुल, अरे आप लोग बस ध्यान रखो, प्लस सी बी ई पावर बी वाई इज इक्वल टू 0। ये कहाँ पे आएगा, अच्छा सी पे ए भी आएगा, बिल्कुल, अरे कितने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। ए सी बी ई पावर बी वाई इक्वल टू 0, छोड़ दो यहीं पे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इतना जगह छोड़ देना। नेक्स्ट लिखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये नया क्वेश्चन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। साइड में एक बात और लिखना कि y इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज x इक्वल टू 1। अब ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और साइड में कोई एक इनिशियल कंडीशन भी आपको मेंशन करके दिया हुआ है। पहले तो सॉल्व करो जनरल सोल्यूशन के लिए, सोचो क्या आएगा। सबसे पहले क्या करोगे, डी वाई डी एक्स में इंटरेस्ट है हमको, इसके लिए डी वाई को एक तरफ और डी एक्स को अगले तरफ, क्या हो जाएगा सोचो, एक्स डी वाई इज इक्वल टू कहो माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। कोई समस्या कहीं पर भी, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, क्या किया जाए बताओ, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। कोई समस्या कहीं पर भी, क्या कर दें यहाँ से, IBS कर देने पे लेफ्ट में क्या निकलेगा सोचो, tan इनवर्स y, बस। राइट में क्या निकलेगा सोचो, राइट में देखो ऐसा सोचो, इसको t लेना पड़ेगा, हाँ इसको t लेंगे। हालांकि बात सुनो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, बेसिक इंटीग्रेशन का चैप्टर तो चल नहीं रहा है, तो वो सब पार्ट नहीं भी शो करोगे तो भी चलेगा। आप जरा सा ना मन में खेलो, इसको आप t पकड़ोगे, उससे क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी बन गया, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t डी टी। सही कह रहे हैं, तो t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 होता है, और अपने t का मतलब क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। आंसर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस, बस, और प्लस c,
इस बार सी का सी क्यों छोड़ रहे हैं? पर्टिकुलर सोल्यूशन है, टेंशन क्या है, हमको सजाना नहीं। अब सोचो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, मतलब पॉइंट क्या डालना है आपको? एट 1,1 x, y के जैसा सोचो। एट 1,1 इमेजिन करो क्या हो जाएगा? आराम से आराम से, π/4, और बोलो -½ -½ ये माइनस जिंदा रहेगा, ठीक है, प्लस सी, मतलब सी क्या हो गया? π/4 प्लस ½ अब देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ई का हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस π/4 प्लस ½ अब कभी कभी देखो जिंदगी में दुख होता है, इसमें देख लो ध्यान से, आपके हिसाब से मैं कुछ करूं और कि कुछ ना करूं। हमको ना ऐसा लग रहा है कि वो हाफ हाफ कट जाएगा, आपको भी लग रहा है ऐसा? लग रहा होगा। आओ काटे मिलके, tan इनवर्स y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 2 log x प्लस log x का होल स्क्वायर। ये 2 तो क्या है कि सबको मिलेगा, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, प्लस π/4 प्लस ½ जब ये माइनस बरसेगा सब पे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसको और इसको अपन काट देंगे और सब चीज को लेफ्ट में ले आएंगे। ऐसा बोलेंगे कि tan इनवर्स y प्लस ओनली log x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू π/4 बोल। ये माइनस भी कर सकते हो, कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता, खाली बेटा 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 सुने एक बात बताओ, ये इसमें और इसमें और इसमें क्या कोई अंतर नहीं है? है अरे ये और ये बराबर होता है, इसके बराबर थोड़ी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम तेजी से छापो दोनों को। नहीं अब रुका नहीं जा रहा मेरे से, लिखो ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा आप लोगों का? 6। गुड, लिखो e पावर dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस x, साथ में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1। अच्छा सब लोग बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखना, क्या करोगे? सबसे पहले लॉग ठीक करोगे, क्या हो जाएगा बताओ? dy dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? इसके आगे सोचो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? y तो है ही नहीं, सिर्फ x ही है और वो सारा का सारा इकट्ठा एक जगह पड़ा हुआ है, क्या कर देंगे बताओ? dy इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dx, यहां से लग जाएगा IBS। सोचो क्या हो जाएगा? dy का क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो थोड़ा खतरनाक बात है, IBP लगेगा, क्या होगा सोचो? फर्स्ट फंक्शन log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि x माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स इंटू एक्स dx। देखो सही कर रहे हैं पूरा। अब ये दोनों पार्ट तो ठीक ही है, y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका क्या करें? माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स dx, एडजस्टमेंट। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x log 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स dx। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x log 1 प्लस एक्स माइनस, अब आंसर बताओ, x माइनस log mod 1 प्लस एक्स। सिंस पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सजावट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? प्लस सी। अब इसके बाद क्या करोगे ये सोचो, खोलूं, खोल के कोई फायदा है? कोई खास फायदा दिख नहीं रहा है, इसके बाहर कोई कोफिशिएंट है इसीलिए जुड़ेगा उड़ेगा तो है नहीं, रहने दो। क्या करोगे बताओ? x के जगह पे भी 1 और y के जगह पे 0, सोचो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू log 2, एकदम आराम से धीरे धीरे देखते रहो, फिर माइनस x के जगह पे 1 तो -1 प्लस ये वाला हो जाएगा log 2,
मतलब प्लस log 2 यहाँ पे, और कुछ प्लस c। ना दिस इम्प्लाइज ये log 2 मिला कितना हो जाएगा 2 log 2, जिसको क्या सोच सकते हैं log 4 सोच सकते हैं। तो अल्टीमेटली चीजों को इस साइड ले आओ, 1 माइनस log 4 इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको बिठाओगे कहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में, तो आपका फाइनल आंसर होगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन इम्प्लाइज, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू x log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस या प्लस 1 माइनस log 4। सोचो कुछ अगर हो पा रहा तो एडवाइस दो। एक शायद log 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हो इसमें से, और तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस log 4। छाप लो, यही आंसर है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल कराते हैं, लिखो फटाफट। लिखो नेक्स्ट, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही ललवा है, ऑरली हो जाएगा, लिखना स्टार्ट करो आप लोग। क्या करोगे सबसे पहले, dx वाले को उस साइड ले जाओगे, लिखो फटाफट, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। देख के साफ समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल से वेरिएबल होगा। सारा एक्स वाले को राइट में भेज दो, आपको मिलेगा डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहां से लगाओ IBS, लेफ्ट में आपको मिलेगा डायरेक्टली y और राइट में मिलेगा log mod डिनोमिनेटर, तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस c बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, log c भी बोल सकते हो। पर्टिकुलर सोल्यूशन थोड़ा सजा लो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ c इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, बस यही फाइनल आंसर है। नहीं समझा क्या बोल रहे, हाँ पर्टिकुलर नहीं है इसीलिए सजा रहे हैं, पर्टिकुलर होता तो फिर नहीं सजाते। हो गया सबका, नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो, dy dx इज इक्वल टू थोड़ा ध्यान से लिखना, ई पावर एक्स ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय y इंटू ट्वाइस लॉग y प्लस 1, y इंटू ट्वाइस लॉग y प्लस 1। देखो dy dx डायरेक्टली दिया हुआ आप लोगों को यहाँ पे, और ये देने के बाद में सेपरेशन भी इजीली पॉसिबल है। सोचो क्या हो जाएगा, y इंटू 2 log y प्लस 1 टाइम्स ऑफ dy इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x टाइम्स ऑफ dx। ये समझ में आया आप लोग, IBS इजीली लगा सकते हो। IBS लगाने पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, शायद नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई मेल नहीं है। वैसा अपन ऐसा करेंगे, तोड़ देंगे इसको, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन y log y अलग से आएगा प्लस इंटीग्रेशन y dy वो अलग से ले लेंगे, और ये जो 2 है सिर्फ इसके साथ ही है तो उसको 2 कौन सा, अच्छा थैंक यू। इस तरफ देखो, अच्छा इस तरफ जो है ये आपको कुछ याद आ रहा होगा, ई पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक से मत लिखो क्योंकि c लगाना पड़ेगा हम लोग को, प्लस साइन 2x, कुछ देर कैरी करो इस बोझ को, इंटीग्रेशन। यहाँ पे सोचो फर्स्ट हाफ में क्या लगेगा, IBP लगना चाहिए, और सेकेंड हाफ का आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा। फर्स्ट हाफ का आंसर क्या आएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट फंक्शन log y इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1/y, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा y स्क्वायर बाई 2 dy
अब इस पूरे में 2 है अपने पास, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा y² 2 इज इक्वल टू, एक बार एज इट इज कॉपी करो, दिस इम्प्लाइज, ये खोल दो पूरा का पूरा, क्या आ जाएगा y² log y, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा 1/y, एक y कैंसिल होगा, आपको ये हाफ जो है ये तो बाहर चला जाएगा, और y का फिर से इंटीग्रेशन कितना होगा y² 2, तो मिल मिला के y² 4, लेकिन ये 2 था अपने पास तो y² 2, और वो भी नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, तो मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ y² 2 और प्लस एक और y² 2 है यहाँ पे। अब इसका आंसर भी लिख लेते हैं e⁻x इंटू sin² x। देखो कोई प्रॉपर ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि कहीं पे भी कुछ वैसा हो तो नहीं रहा, तो बस प्लस c ही बोल के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है, कॉपी करो फटाफट। लिखो नेक्स्ट, लिखो, मैं मिटा नहीं रहा हूं, नेक्स्ट लिखो, ये नेक्स्ट एक बार देख लो पहले, dy dx इज इक्वल टू, सपोज करो e⁻x प्लस वाई प्लस x² इंटू e⁻y, ये क्वेश्चन है आपका। सोचो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल होगा कि नहीं होगा, कैसे, इन दोनों में से e⁻y शायद कॉमन निकाल सकता है, ये सब मतलब ऐसे ही फालतू क्वेश्चन सब है, कोई खास काम नहीं है। dy dx इज इक्वल टू, एक बार लिख लेता हूं e⁻y इंटू, सोचो क्या बचेगा e⁻x प्लस x², दिस इम्प्लाइज वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा 1/e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² साथ में dx, दिस इम्प्लाइज ये ऊपर चला जाएगा e⁻−y, यहाँ से IBS भी कर लेते हैं साथ में, यहाँ से सोचो क्या निकलेगा e⁻−y इंटू -1, यहीं कह दो, ठीक है। यहाँ पे बताओ e⁻x प्लस x³ 3, कोई प्रॉपर ट्रेंड है कहीं पर भी नहीं, तो क्या हो जाएगा सिंपली प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में एक और देख लो, सपोज करो कि ये भी बेकार सही है, dy dx इज इक्वल टू, सपोज करो आपको दिया हुआ है sin इनवर्स x, तो कैसे स्टार्ट करोगे, सेपरेशन पॉसिबल है कि सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, सेपरेशन करना ही नहीं है, सिर्फ x ही है इसके अंदर में, क्या हो जाएगा बताओ dy इज इक्वल टू, कहो sin इनवर्स x इंटू dx, क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग को आता है, IBS लगा दो यहाँ से, कहो क्या होगा y इज इक्वल टू इंटू 1, सोचोगे, सोचो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 - x² इंटू x dx, क्लियर है। और चलो प्लस सी मत दो एक बार, y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x माइनस, अब देखो जानबूझ के इसको प्लस कर लो, इंटीग्रेशन यहाँ दे दो -2x/√1 - x², और बाहर दे लो हाफ, ये याद आया आप लोग, ये क्या फॉर्मेट है f'(x/√fx), तो आंसर क्या होता था इसका 2√fx, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 2√1 - x²। कोई जनरल ट्रेंड है कहीं पर भी नहीं, तो क्या लगाओगे प्लस c, बस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कॉपी करो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अरे बेटा अब किसी बगल वाले कॉपी से छाप लेना बस, तो क्या है कि पूरे धरती लोग पे खोजूं कि किसी इंसान पे ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व 1 प्लस e⁻2x होल थिंग इंटू dy प्लस 1 प्लस y² इंटू e⁻x dx इक्वल टू 0, और साइड में दिया हुआ है y इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी बहुत आसान है। स्टार्ट कैसे करोगे ये सोचो, dy dx का वैल्यू निकाल के, तो dy को लेफ्ट में रखो और dx वाले को राइट में ले जाओ, क्या हो जाएगा सोचो 1 प्लस e⁻2x dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस y² इंटू e⁻x dx। सोचो कि सेपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम इजीली हो जाएगा, क्या होगा सोचो 1/1 प्लस y² dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻2x dx, सेपरेट हो गया।
अब यहाँ से इंटीग्रेट करना है हम लोग को। इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में सीधा आंसर tan इनवर्स y। अच्छा, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा समस्या है। समस्या क्या कि है तो बहुत ईजी है, लेकिन बगैर सब्सटीट्यूशन के कर नहीं पाएंगे शायद। ठीक है, और सब्सटीट्यूशन लगाओगे तो किसका सब्सटीट्यूशन लगाओगे? e पावर x का। क्या हो जाएगा? e पावर x इक्वल टू आप t पकड़ोगे, e पावर x dx आपको dt मिल जाएगा। नीचे बनेगा क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स जो t है वहां पे t क्या है? tan इनवर्स x, सॉरी e पावर x, बस। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स e पावर x। खास बात, एक सेकंड रुक नहीं, क्यों पर्टिकुलर है ना, तो tan इनवर्स y माइनस दिस प्लस सिंपली c छोड़ दो। अब अपने को पॉइंट क्या डालना है इसके अंदर में? 0,1। तो बोलेंगे कि एट 0,1, सोचो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? π/4। tan इनवर्स 1 π/4 होता है। अच्छा, ये वाला जो है ये क्या बनेगा? π/4 की 0 कैसे बनेगा? सोचो, x की जगह आप 0 रखोगे, e पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। tan इनवर्स 1 वापस से क्या होगा? π/4। तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस ऑफ π/4 प्लस c। सो c इज इक्वल टू π/2 जैसा हो जाएगा, बस ये π/2 रख देंगे। तो सोचो क्या हो जाएगा? ये कॉपी कर लो आप लोग फटाफट। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e पावर x इक्वल टू π/2। जल्दी से कॉपी करो इसको। अच्छा, ये सॉल्व करते करते ये कितना नंबर हो गया था हम लोग? ये 11 हो गया था। तो लिखो 12वां क्वेश्चन लिखो। 6 × 2, 6 तारीख भी है आज 6 ही 6 है आज के दिन में। लिखो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 टाइम्स ऑफ dy/dx। ये ब्रह्मांड का सबसे आसान क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 2x² प्लस x कॉमा y इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। मतलब अभी तक क्या था, इंटीग्रेशन करते टाइम ना कभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आया था, अब आया है। तो करना पड़ेगा हम लोग को। सुनो ध्यान से सुनो, वेरिएबल सेपरेबल तो साफ साफ लगेगा क्योंकि सिर्फ x ही x वेरिएबल है। क्या हो जाएगा? सोचो, dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x बाय, इसको ना थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? सोचो, x² कॉमन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 dx। दिस इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, यहाँ से 1 था, इंटू x प्लस 1 dx। यहाँ से लगेगा IBS, इसके आगे सारा दारोमदार आप लोग पे। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस x बाई x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 dx। इक्वेशन नंबर 1। साइड में अलग से ये वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। इंटीग्रेशन 2x², या आप पूरा IBP लगाओ आराम से, 2x² प्लस x बाई x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 विल बी इक्वल टू ax प्लस b बाई x² प्लस 1 प्लस c बाई x प्लस 1। कर लो, ये होते निकल जाना। और ध्यान देना कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इंटीग्रेशन जस्ट एक प्लस c लगाना, वो वैल्यू भी निकालना है। बस आज के लिए इतना ही।